न्यू दिल्ली, प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के मतदान के लिए बाद बीजेपी और कांग्रेस की किस्मत ईवीएम मशीनों में लॉक हो गई है, जिससे पर्दा 20 दिसंबर को हटेगा। आखिरी दौर में 95 सीटों के लिए 59% वोटिंग हुई है। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में हम बात कर रहे हैं गुजरात के दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान में 59% वोटिंग हुई है। सभी को 20 दिसंबर को जनता के फैसले का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता गुजरात की रणभूमि में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हुई। बड़े बूढ़े क्या, सभी ने वोट डाले। छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब 20 दिसंबर पर सभी की निगाहें टिकी है। 20 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि गुजरात की सत्ता पर किसका राज होगा। इस घमासान में बीजेपी के कई दिग्गज अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जयनारायण व्यास, सामाजिक न्याय मंत्री फक्कार भाई वाघेला, श्रम रोजगार राज्य मंत्री लीलाधर वाघेला, जल आपूर्ति मंत्री नितिन पटेल, शिक्षा मंत्री रमनलाल बोरा, राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल, श्रम रोजगार राज्य मंत्री जशवंत सिंह भाभोर, पर्यटन राज्य मंत्री जितेंद्र सुखड़िया मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से शंकर सिंह वाघेला, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट इस घमासान के मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है। नरेंद्र मोदी मणिनगर से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ पूर्व IAS संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट चुनाव मैदान में है। वैसे गुजरात की इस दंगल में कई बड़े नेताओं ने भी वोट डाले। अगर बात करें जीत की, तो रण के मैदान में उतरी कांग्रेस और बीजेपी दोनों दिग्गज पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। फिलहाल जीत के दावे किसके खोखले और किसके सही होते हैं, ये तो 20 दिसंबर को जनता के फैसले के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और गुजरात के दंगल पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज मेहमान होंगे बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता संबित पात्र जी, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज होंगे हमारे साथ, और JDU के सांसद मुनाजिर हसन भी हमारे साथ होंगे इस चर्चा में शामिल। तो सबसे पहले बीजेपी के संबित पात्र जी से पूछते हैं। संबित जी, जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं एग्जिट पोल्स की अलग अलग टीवी चैनल्स पर, उसके हिसाब से तो आपके हौसले काफी बुलंद होंगे। बिल्कुल, हमें मालूम है कि जीत हमारी होने वाली है और जितने भी ओपिनियन पोल्स आए थे और आज जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनके मुताबिक भारी बहुमत के साथ जीत होगी और लगभग 120 से लेकर 130 सीट के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मनोज जी, इस जो एग्जिट पोल्स के जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं और जिसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी पहले से कहीं और मजबूत हो रही है, इस आकलन से आप कितना सहमत हैं? इस बारे में मैं तो अपना फिंगर क्रॉस रखूंगा कि बीजेपी और मजबूत हो रही है, लेकिन 2 बार नरेंद्र मोदी चाहे जैसे भी हो, पहले अपने कॉमनल कार्ड के जरिए और फिर गुड गवर्नेंस के कार्ड के जरिए और अपने एस्टूट पॉलिटिकल एक्यूमेन के जरिए वो विजय दिला चुके हैं। और इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ भले रहे हों, लेकिन निशाना उनका जो है दिल्ली के प्रधानमंत्री पद पर है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। लोगों ने ये कह दिया है कि अगर वो पिछली जो उनका जो पॉइंट था, जो विनिंग जो उनका जो सीट था, अगर वो उसको क्रॉस करते हैं तो उनका दावा मजबूत होगा, और अगर उससे उनकी सीटें यदि कम आती हैं तो हो सकता है वो अपने को गुजरात में ही सिमट कर रखें। बहुत अच्छी बात आपने मनोज जी, बहुत पते की बात आपने कही कि अगर
नरेंद्र मोदी पिछली बार के मुकाबले अपनी एक सीट भी बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो प्रधानमंत्री के बतौर उनका जो दावा है पद के लिए वो मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर वो पिछली टैली से नीचे जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा मजबूत नहीं होगा बल्कि कमजोर होगा। इसी पर हम बात करते हैं मुनाजिर हसन साहब से। मुनाजिर साहब, आपको आवाज मिल रही है तो बताइए कि इस आकलन को जो गुजरात को लेकर के चल रहा है और खासकर ये दावा कि प्रधानमंत्री का चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, सीएम का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो मैं मोदी जी का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के लिए और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके लिए मोदी जी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और गुजरात की जनता की ये जीत है। गुजरात की जनता ने अपना भरोसा उनके ऊपर जताया है और ये जीत, ये मैंडेट असेंबली का चुनाव के आधार पर गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए हुआ है। देश का मुख्यमंत्री कौन, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता हैं, उनको बैठ करके तय करना है। हमारे जैसा छोटा आदमी देश का प्रधानमंत्री चुनने चले, ये मजाक वाली बात है। मैं भी एनडीए का एक पार्ट हूं और एनडीए के अंदर कई घटक हैं। जनता दल यूनाइटेड भी उसका एक पार्ट है, बीजेपी है और कई पार्टियां हैं। तो इन लोगों को तय करना है कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी को उनके कारकर्दगी के बुनियाद पर और गुजरात की जनता को उन्होंने एक अच्छा शासन दिया है। गुजरात के जनता के बीच में उन्होंने अपने प्रति एक जो विश्वास जो जताने का काम किया है उसका नतीजा है ये रिजल्ट जो आने वाला है। प्रधानमंत्री की बात आगे होनी है और ये इस पर कोई भी टिप्पणी करना हम समझते हैं कि वक्त से पहले होगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई बात बोल करके मैं एक नया विवाद खड़ा करने का कोशिश करूँ। मुनाजिर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए काम किया है और वहां की जनता उन्हें पसंद कर रही है, इसके लिए आपने मुबारकबाद भी दी है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और गुजरात की जनता भी उन्हें पसंद कर रही है तो आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री, वो क्यों खफा रहते हैं मोदी साहब से? नहीं, नीतीश जी कभी भी मोदी जी से खफा नहीं रहते हैं, ये गलतफहमी है आप लोग की। नीतीश जी हर मजबूत आदमी का, हर काम करने वाले आदमी को पसंद करते हैं। लेकिन नीतीश जी का देखिए, नीतीश जी ने एनडीए में रह करके भी अपना पूरे देश के अंदर एक सेकुलर छवि का निर्माण किया है और बिहार के अंदर अक़लियतों के लिए जो बहुत तेरे काम हुए उस काम के बुनियाद पर आज बिहार की अक़लियत उनके ऊपर भरोसा करती है। नरेंद्र मोदी के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिक हैं, चूंकि बीजेपी के एक बड़े कद्दावर लीडर हैं। लेकिन बहरहाल जो पिछले दिनों जो हालात पैदा हुए कि उनकी छवि एक सांप्रदायिक लीडर के रूप में देश के अंदर उभरी, इसे नीतीश जी के लिए ये बड़ा कंट्रा इंडिकेटेड बात हो जाता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ लेके चलते हैं तो माइनॉरिटी के वोट पर उनको फर्क पड़ता है। दूसरे वोटों पर जो सेकुलर जहन के रखने वाले, सेकुलर इज्म पर ईमान रखने वाले लोग हैं उनको ठेस पहुंचने का अंदेशा होता है। जी, मनाजिर जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। नरेंद्र मोदी से उनके कि दुविधा रहती है कि साथ लेके चलेंगे तो नुकसान होगा और अलग लेके चलेंगे तो उधर नुकसान होगा। पात्रा जी, मनाजिर साहब ने भी कहा कि छवि उभर गई है मोदी जी की और जिस तरह से चुनाव में भी हुआ कि पहले मोदी जी ने कोशिश की कि सद्भावना, एक धरना, एक उन्होंने रैली की सब जगह पर बैठे सद्भावना के लिए, और फिर वो हुआ कि टोपी पहनने से मना कर दिया, फिर लगा कि मुसलमान भी मोदी को चाहते, इस तरह की हवा बनाई गई और आखिर में एक भी टिकट नहीं दिया गया। आखिर ये क्या है सब ड्रामा? मुसलमानों पर विश्वास नहीं है, मुसलमानों को बीजेपी पर विश्वास नहीं है, तो ये अविश्वास कब तक चलेगा? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उन्होंने सबको लेकर सर्वांगीण विकास हुआ है गुजरात में। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक कौम के लिए विकास हुआ हो और दूसरे को विकास से छोड़ दिया गया हो। अगर मुहैया किया गया है पानी, अगर इलेक्ट्रिसिटी मुहैया किया गया है तो सबके लिए बराबर रूप से किया गया है। इस प्रकार का कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया है। जो जेडीयू के मेरे भाई ने कहा वो उनके विचार हैं, वो उनके जगह सही हो सकते हैं, मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है और ना ही मोदी जी रखते हैं। ये गलत विचार है।
लेकिन अगर ये हवा बन रही थी और मोदी जी खुद भी कह रहे थे, बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे थे कि इस बार मुसलमान भी बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को पसंद करने लगे हैं, 2002 को भूलने लगे हैं, तो फिर क्या वजह रही? कई दावेदार आपके यहाँ थे टिकट के और कुछ लोग कांग्रेस से भी आखिर टाइम में आए थे जो टिकट की उम्मीद लेकर के आए थे, उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनको टिकट दिया जाएगा, फिर आखिर टाइम पे टिकट को लेकर क्या हुआ कि एक भी टिकट के लायक नहीं मिला आपको? नहीं, देखिए, विनेबिलिटी एकमात्र फैक्टर होता है टिकट और इलेक्शंस में। जब मोदी जी और वहां के भारतीय जनता पार्टी के टीम को ऐसा लगा होगा कि विनेबिलिटी संभव नहीं है, तो विनेबिलिटी को ताक पे रख के किसी एक कौम को टिकट देना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यह लोकतंत्र के पक्ष में ठीक नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो क्या सारे जितने टिकट दिए गए सब जीतने के लिए दिए गए? बिल्कुल जीतने के लिए दिए गए हैं। पूरा चुनाव ही इसलिए होता है। 182 के 82 जीतने के लिए दिए गए? बिल्कुल 182 के 82 जीतने के लिए दिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग कैंडिडेट्स जीत के आगे आए, यही हमारी मंशा है। मनोहर जी, आप कितना सहमत हैं पात्र जी के तर्क से? नहीं, इससे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। नरेंद्र मोदी की जो मूल जो अक्ष है उनकी राजनीति की, कहा यह जाता है कि जो धुरंधर खिलाड़ी होता है वो भावनाओं में नहीं बहता। तो बीच में उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया उनके फेवर में, तो उनका हृदय एक तरह से पिघल गया नरेंद्र मोदी का। उन्होंने एक अलग तरीके से राष्ट्रीय छवि बनाने की शुरुआत की, हर जिले में जा जाकर सद्भावना व्रत करके। लेकिन उन्हें ये लगा कि ये मेरा जो फॉर्मूला जो है, ये हमारा जो तरीका जो है, वो हमारे जो मूल जो हमारी जो छवि है उसको वो अलग करके अपने आप को बदल नहीं सकता है। और आज भी संशय की दृष्टि से अल्पसंख्यक उन्हें देखता है, तो वो एक धुर राजनीतिक खिलाड़ी होने के नाते अपने उन्होंने बेसिक्स को ही बनाए रखा। उन्हें ये मालूम था कि हमें अगर सफलता मिलेगी तो इसी के जरिए मिलेगी, हमें किसी तरीके का पॉलिटिकल कंफ्यूजन नहीं पालना है। तो इसलिए उन्होंने जो है बिल्कुल रियल पॉलिटिक्स के तहत जो वो अभी तक की राजनीति करते रहे हैं, वो उनके आधार पर उन्होंने जो है केवल जो है हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया। रह गया गवर्नेंस का मामला, तो मैं पात्रा जी की बात से सहमत हूं कि इसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और पूरे गुजरात को ध्यान में रखा। लास्ट में आप ध्यान रखें, जिस तरीके से मुस्लिम कार्ड को वो बिल्कुल जो है अनदेखा करते हुए न किसी को टिकट दिया और न ही किसी ऑप्शन दिया मुस्लिम्स के लिए, लेकिन उन्होंने एक गुजरात के इरफान पठान को जो है अपने एक मंच पर बुलाया। तो एक वो बड़े ही फूक फूक कर कदम रखने की बात है, क्योंकि इस बहाने वो इरफान पठान की जो लोकप्रियता है और जो वो गुजरात के जिस तरीके से एक बड़े पर्सनालिटी हैं, तो उसका उन्होंने उपयोग जरूर किया। लेकिन जो उनकी जो रियल पॉलिटिक्स है, जो कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स के और गुड गवर्नेंस के मामले में तो नरेंद्र मोदी की जो है अक्रॉस ऑल सेक्शन जो है तारीफ तो हो ही रही है जी। मुनाजिर हसन जी ने जो बात नीतीश जी के बारे में कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। नीतीश जी के बारे में जो तरह तरह की जो टिप्पणियां की जाती हैं कि वो नरेंद्र मोदी को अपना एक कंटेंडर समझकर उनसे कंपटीशन कर रहे हैं पीएम के पोस्ट के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना चाहते हैं और किसी तरीके से कोई वो संदेह नहीं देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का किसी भी तरीके के समर्थन कर। अच्छा मनोज, हम बात करेंगे कि गुजरात के चुनाव की जिसका भी नतीजा आना है 20 तारीख को, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ, बीजेपी क्या कहे कि नरेंद्र मोदी, तो इस चुनाव में क्या सबसे अहम मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे? हवा सारे बाकी मुद्दे गौड़ हो गए। हवा तो नरेंद्र मोदी की ही बनी हुई है, लेकिन वो सीटों में कितना तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इनके अपने ही पार्टी के केशुभाई पटेल से इनको मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। केशुभाई पटेल जिस तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे पिछले 10 सालों से, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की अधिनायकवादी शैली से जो पार्टी का एक बड़ा तबका बिल्कुल नाराज था, तो उसको लेकर के जो उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई है और जो चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे कितना उनको नुकसान पहुंचता है। परंतु लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, क्योंकि ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ न कुछ हो सकता है फैक्टर उनके लिए भी काम करे और उस तरीके की जीत ना मिले जिस तरीके की हवा दिखाई दे रही है मीडिया में। जी पात्रा जी, आप क्या कहेंगे कि जो बीजेपी जो चुनाव में कई मुद्दे थे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी खुद एक मुद्दा बनकर रह गए चुनाव में, और उनका जो जलवा था, उन्होंने जिस तरह अपना एक तरह जादू बिखेरा, प्रचार के हाईटेक तरीके अपनाए, क्या उन सब का फायदा मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो जाए, आदमी का विश्वास और आदमी के लिए किया हुआ काम, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है चुनाव में। मैं आपको याद दिलाऊं, जब नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेशन पत्र भरने गए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि विकास, विश्वास और विजय।
बिल्कुल आप देखिए कि जो विकास उन्होंने किया, उस विकास ने जनता के मानस में, मन में एक विश्वास जागृत किया है मोदी रजीम के प्रति और मोदी जी के डेवलपमेंट के मॉडल के प्रति। और इसी मॉडल को आधार मान के आज जनता मोदी जी को पुनः वापस लाना चाहती है और उन्हें विजय पथ पर स्थापित करना चाहती है। ये बहुत ही साधारण विषय है कि मोदी जी ने वाकई जनता के लिए काम किया है और केवल जिस प्रकार से विपक्ष कह रही है और कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं कि ब्रांडिंग या एडवर्टाइजमेंट किया है, आप ही बताइए, केवल एडवर्टाइजमेंट से कोई प्रोडक्ट बिकता है क्या? आप कितना भी सुंदर उसका एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, यदि उस प्रोडक्ट में दम नहीं है तो जनता उसे नकार देगी। ठीक उसी प्रकार यदि भाजपा में, गुजरात के सरकार में और नरेंद्र मोदी में दम नहीं होता तो जनता उसे नकार देती। जनता बारंबार स्वीकार कर रही है, इसका अर्थ है प्रोडक्ट में दम है। मुनाजिर साहब, जो अभी पात्रा जी ने बात कही है कि विकास, विश्वास और विजय, ये जो एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया है, नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव का अपना पर्चा भरते वक्त, तो क्या कितना सहमत आप उससे हैं कि जो विकास वहां हुआ है उसी आत्मविश्वास के जरिए मोदी तीसरी बार विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? और गुजरात मॉडल इस तरह से पूरे देश में एक्सेप्टेबल है? नहीं, विकास उन्होंने किया है, इससे सहमत हैं, और विकास के बदौलत उन्होंने विश्वास जीता है, उससे भी मैं सहमत हूं। और जो विजय हासिल हो रही है वो उसी विश्वास का नतीजा है। लेकिन गुजरात मॉडल का जहां तक बात करते हैं तो वो उनके स्टेट में गुजरात मॉडल को लोगों ने पसंद किया, लोकप्रियता हासिल हुआ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा यहां पर कि गुजरात एक विकसित प्रदेश रहा है और गुजरात समुंदर के किनारे है। वहां के जो भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी को जो गुजरात मिला वो बड़ा सजा सजाया मिला। उसके अंदर उन्होंने रंग रोगन करके लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया। लेकिन जहां तक बिहार की बात है तो बिहार एक बहुत ही अति पिछड़ा प्रदेश रहा है, जहां जंगल राज के नाम से बिहार की पहचान होती थी। बिहार की पहचान होती थी एक उजड़ा चमन का, लेकिन उस वैसे स्थिति में जब मिला जहां पर लोगों को चलने में, लोगों को हम शाम के वक्त घूमने में लोगों को खौफ महसूस होता था। अगर गुजरात की बात करें तो लगातार जो बीजेपी तीसरी बार जीत की तरफ बढ़ रही है, क्या किन चीजों को आप उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी की जीत के लिए क्या वजह जिम्मेदार है, क्या मुद्दे जिम्मेदार हैं? और इन चुनाव की अगर हम बात करें तो जो मोदी को चुनौती देने की बात कांग्रेस कर रही थी और बाद में एग्जिट पोल के मुताबिक अभी हम देखें कि वो पुरानी स्थिति में ही लगभग दिख रही है, बल्कि डाउन होती दिख रही है, तो क्या फैक्टर काम कर रहे हैं इसमें? आपका एनालिसिस क्या है? इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे यूपी में, तो इसका मतलब है हम ये नहीं कहते हैं कि हम तुलना करें नीतीश जी के मॉडल का नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन हमने जो काम किया नीतीश जी के नेतृत्व में, जो बिहार ने काम किया है वो एक मिसाल है। गुजरात ने काम किया है वो भी सराहना का योग्य है, लेकिन बिहार की तुलना गुजरात से नहीं कर सकते। बिहार तो बिल्कुल पिछड़ा प्रदेश रहा है, गुजरात की स्थिति बहुत उससे बेहतर रही है और वो तो सजा सजाया मिला, उसको रंग रोगन करके उसके अंदर मीनारी करने का काम उन्होंने किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लेकिन नीतीश जी ने जो जनता को विश्वास जीता है वो बिल्कुल दबे कुचले लोगों को जिस तरह से उन्होंने आगे लाने का काम किया है और जिस तरह से दबा कुचला प्रदेश था, चाहे विकास की सतह पर हो चाहे सामाजिक समीकरणों की बुनियाद पर हो, ये नीतीश जी का एक ऐसा कारनामा है जो इतिहास के अंदर दर्ज होगा। जी मुनाजिर साहब, अभी हम बात करेंगे मनोहर जी से। मनोहर जी, जो चुनाव में कौन कौन से फैक्टर इस बार अहम रहे और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं अलग अलग संगठनों ने जो किए हैं, उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव के अंदर रहा? देखिए, गुजरात के मतलब कि चुनाव पर मैं गुजरात में जाकर के तो देखा नहीं हूं कि मैं वहां का ऑन द स्पॉट जो है बिल्कुल हालात बता सकूं। जो हमने खबरें पढ़ी हैं, जो अलग अलग रीजन में कितनी बीजेपी की पहले से सीटें थी और पहले उनका कितना वहां से उन्होंने लूज किया था और कहां पर गेन किया था, तो उस हिसाब से यही लगता है कि सौराष्ट्र रीजन जो है वो इस बार नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा ले सकता है, क्योंकि उनके जो असंतुष्ट तबके के गुजरात जनता पार्टी के केशु भाई पटेल का जो ग्रुप है वो सौराष्ट्र पे ही ज्यादा वो फोकस कर रहा है और जातीय स्तर पर और तमाम स्तरों पर जो है उनकी जो वोट बैंक का जो बेस है वो सौराष्ट्र में है और सौराष्ट्र उनका प्रॉब्लमेटिक रीजन भी है पानी के मामले में। और बाकी जो कच्छ के इलाके हैं और साउथ गुजरात, वह भी जो है नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड नहीं है,
पिछली बार जो है वहां से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, तो अभी देखना दिलचस्प होगा, चूंकि वो आदिवासी का इलाका है। अच्छा, ये और सौराष्ट्र की बात अभी आप, मनोहर जी, अभी सौराष्ट्र की बात आप कर रहे थे, तो जो केशुभाई पटेल का फैक्टर कितना दमदार रहा, जो अभी तक जो हम एग्जिट पोल पर अगर नजर डालें अलग अलग जो संस्थाओं ने किए हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। अन्य में 5, 6, 7, 8 सीटें टोटल आती हुई दिख रही हैं, और कई जगह ये बात भी सामने है कि साहब पटेल साहब अगर अपनी सीट जीत लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात उनकी होगी। तो क्या वो उनका जादू कहां चला गया? ऐसा नहीं, वो कोई वो अपने एक तरह से अपने स्वाभिमान और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं केशुभाई पटेल। उनको ये लगा कि एक तरह से उनकी जो है उनकी अवमानना हुई, और नरेंद्र मोदी के सामने उनको जो है एक तरह से अपने को बिल्कुल नीचा देख के रहना पड़ा, और नरेंद्र मोदी के लोग जो खिलाफ थे, जो उनकी कार्यशैली के जो खिलाफ थे, उसका उन्होंने एक तरह से गुट बनाया। और चुनाव ही एक तरह से लोगों का जो है वो होता है, एक मेजरिंग रड होता है कि जनता किनके साथ है और किनके खिलाफ है। तो इस आधार पर जो है सारी चीजें हो रही हैं। मसलन सपोर्ट बेस की जहां तक बात है, तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं में उनकी लोकप्रियता है, और महिलाओं ने काफी ज्यादा वोट कास्टिंग किया है। अगर आज की आप खबरें देखें तो जो 69% जो मतदान हुआ है, उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वोट कास्टिंग में, वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी को इसका फायदा मिले। लेकिन आप यह भी देखिए कि चुनावों का जो इतिहास है, कई बार जो है सारे समीकरण उलट पुलट जाते हैं। 2004 में जो है एनडीए की जीत की भविष्यवाणियां की जा रही थी, लेकिन वही एनडीए हार गया। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट के भी चुनाव में जो अकाली दल को कहा जा रहा था कि पंजाब में वो हार जाएगी, इंकम्बेंसी फैक्टर होगा, लेकिन वो चुनावों में चली आई। बहुत अहम बात कही मनोहर जी आपने कि एग्जिट पोल के नतीजे उलट भी सकते हैं। हमारे साथ सुबोध मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो एग्जिट पोल बता रहा है गुजरात के नतीजों को लेकर के, उस तरह के नतीजे हो सकते हैं जो एक तस्वीर पेश की जा रही है, उस तस्वीर पर क्या कहना चाहेंगे सुबोध जी? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो उसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आती है। उसका रीजन यह है, सिंपल यह है कि ये इलेक्शन खाली ये नहीं है कि मोदी रिटेन करते हैं कि नहीं करते अपनी सत्ता। ये इलेक्शन ये है कि गुजरात की जनता अपना एक नेता दिल्ली भेजने के पक्ष में वोट कर रही है या उसके खिलाफ कर रही है। पहली बार बहुत समय बाद, अरसे बाद हुआ है। मोरारजी देसाई बंबई के थे, वैसे वो गुजरात के रीजनल लीडर ना होके जनता उनको ये देख रही है, वहां की लोकल जनता, कि ये राष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। ये उनकी पॉपुलैरिटी अब ये है कि केशुभाई पटेल का, जैसे मित्र ने कहा कि केशुभाई पटेल जो है वो आहत महसूस कर रहे हैं। यहाँ ये होता, अगर आपको याद होगा पंजाब के इलेक्शन में जो है बादल के भतीजे थे, उनके लेके ये था कि वो काफी वोट काटेंगे, ये हो गया। अल्टीमेटली इसमें दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोग जो मोदी से असंतुष्ट होंगे, डिसकंटेंटेड होंगे, उनका वोट कांग्रेस को ना जाके पटेल को जा सकता है, कुछ बीजेपी के असंतुष्टों का भी जा सकता है। तो वो प्लस माइनस करके उससे कोई बहुत नुकसान होने नहीं जा रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा। जी, आपके कहने का मतलब है कि केशुभाई पटेल का लगभग वही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ भारती का हुआ, या पहले गुजरात में ही के जो थे आपके बाघेला उनका हुआ। हाँ, शंकर सिंह बाघेला। देखिए, मैं बिल्कुल वही होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां समस्या यह है कि आदमी रिटायर नहीं होना चाहता है। केशुभाई पटेल के साथ यह है कि उनने अपने तरीके से सत्ता चलाई, जितने दिन उनको मुख्यमंत्री रहे। यहां यह होता है कि अंतिम उस तक जो है आदमी चाहता सांस चले तो वो सत्ता से बाहर ना हो। अब जो युवा वर्ग, जो नई पीढ़ी आई है, वो बहुत आगे की सोच रही है। जब दुनिया भर में बात होती है आर्थिक मुद्दों की, तो ये बात एक मित्र ने कही, कहना ठीक था कि भाई वैसे ही गुजरात विकसित था, उस पर थोड़ा सा उन्होंने जो है मुलम्मा चढ़ाया, जिसे कहते हैं चांदी की भरक चढ़ाई। पर वो चांदी की भरक और राज्य जहां जो विकसित थे वो नहीं चढ़ा पाए। महाराष्ट्र जैसे मसलन जो है काफी डेवलप्ड स्टेट हमेशा से रहा है, वहां स्थिति थोड़ी भिन्न हो रही है। और कई राज्य हैं आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो मोदी को कई बार जो है केंद्र के लोगों ने, इवन रूलिंग पार्टी के लोगों ने और अधिकारियों ने उनकी सराहना की विकास को लेकर। आज की उसमें जहां महंगाई, दुनिया भर की बेरोजगारी, सब कुछ है, आर्थिक मुद्दा इतना अहम मुद्दा है कि मेरा तो यह भी मानना है कि जो इसके पहले जो दिल्ली में चुनाव हुए थे
उसमें जो शीला की जीत थी वो शीला की अपनी जीत नहीं थी। काम जो है लोग देखते हैं कि पुल बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, ये बन रहा है, सेम चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है जी। फिर ये भी देखा जा रहा है कि हर उद्योगपति जो है अपना रोजगार धंधा जो है वो गुजरात में लगाने के लिए जो है तैयार बैठा है। कुछ ना कुछ आकर्षण है, कुछ ना कुछ नीतियां ऐसी हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सुबोध जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक परसेप्शन बदला है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जाकर के। और पात्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो पहला चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया 2002 का, उसमें उन्होंने मियां मुशर्रफ का मुद्दा उठाया। दूसरे चुनाव जो 2012 में हुआ उसमें वाइब्रेंट गुजरात का मुद्दा उठाया, और अब तीसरा चुनाव जो उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो उसमें उन्होंने सीधे अब पूरे देश को गुजरात बताकर अपने आप को गुजरात का नेता बताया। तो ये क्या तीनों चुनाव में उन्होंने चूंकि अलग अलग मुद्दे पर अपने आप की ब्रांडिंग की, क्या उसका फायदा आप देखते हैं कि लगातार बीजेपी 1991 के बाद से लगातार गुजरात में सत्ता में बनी हुई है और इस बार भी फिर से बनने जा रही है? जिस समय जो विषय महत्वपूर्ण था, मोदी जी ने उस विषय को उस समय संज्ञान में लेते हुए चुनाव में उठाया, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीत बारंबार इसलिए हुआ क्योंकि जो उन्होंने जनता से वायदा किया उस वायदे को निभाया, विकास किया। जैसे मेरे से पूर्व पत्रकार भाई साहब बोल रहे थे कि वहां एक विकास का परसेप्शन ही नहीं, वाकई विकास देखने को मिला। इस कारण से मोदी बारंबार वहां जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। आज देश में हु इज हु जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, दिग्गज हैं, वो लाइन लगा के गुजरात के बाहर खड़े हैं। ना केवल हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे राष्ट्र भी आज हिंदुस्तान के गुजरात को पहचान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी सितंबर 1 तारीख को ही सीनेट, अमेरिका के सीनेट में जो कांग्रेशनल रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुआ, उसमें गुजरात को एक वाइब्रेंट प्लेस के नाम में और मोदी के मॉडल को एक बहुत उम्दा मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये सारे लोग किसी कारणवश तो कर रहे होंगे, कुछ तो जमीन पर ऐसा हुआ है जिसके कारण मोदी और भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं हार रही है, और उसी कारण से जी बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि वाइब्रेंट गुजरात के रूप में अमेरिकी कांग्रेस में रखा गया नरेंद्र मोदी के गुजरात को, और नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफी तारीफ वहां पर हुई। फिर क्या वजह है कि बार बार अमेरिका वीजा नहीं देता मोदी जी को? देखिए, अमेरिका का अपना विषय है। 2002 के विषय को लेकर अमेरिका वीजा नहीं देता है। मगर मैं अमेरिका से और मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे भारतीय जनता को या अमेरिका को विश्वास नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी मोदी जी की तरफ उंगली उठा के कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल थे 2002 के कांड के लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है तो हमें कदाचित ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह माननीय न्यायालय का अपमान होगा। मनोहर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास पॉलिटिकल एक्यूमेन जबरदस्त है, और जो उनके जो गुण हैं उनका यह है कि वो परिवारवादी नहीं है। तीसरा यह है कि वो बिल्कुल डिवोटेड है, कंसंट्रेटेड है, लेकिन वो दांव पेच और हर तरीके का जो एक तरह से जो घृणा की जो राजनीति है, जो विद्वेष की राजनीति है। ठीक है कि आप गुजरात में बहुत सफल हैं, तीसरी बार हो सकता है आप चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा अजूबा भी नहीं इससे हो जाएगा। लोग 3-3, 4-4 बार चुनाव जीत चुके हैं। शीला दीक्षित भी दिल्ली में 3 बार जीत चुकी हैं चुनाव। तो कुल मिलाजुलाकर के नरेंद्र मोदी की जो समीक्षा होनी चाहिए, जो विश्लेषण होना चाहिए, उसमें उनके जो एक स्टेट्समैन में, एक पब्लिक फिगर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसको भी लेकर के जो है मुंह चुप नहीं किया जा सकता है, उसको लेकर के खुलकर बात होनी चाहिए। ये इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? मनोहर जी, ये जो आपने बड़ी अहम बात की कि उनके जो परसेप्शन बदलना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को बदलना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस चीज को लेकर के गुजरात की चर्चा हो रही है, गुजरात के जो आंकड़े हैं, मैं भी जानता हूं कि बड़े उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। यह भी सही है कि गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सी कोस्ट जो है, जो एक लॉन्ग जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो हिस्ट्री है, वो बड़ा बेहतर रही है, और मोदी जी ने भी, मानता हूं मैं, अच्छा काम किया। लेकिन जो गुजरात मॉडल की जिसकी बात हो रही है, आखिर वो गुजरात मॉडल है क्या? हम अच्छी तरीके से इस देश के सिस्टम को समझते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। जो ये 3 टायर जो शासन व्यवस्था है और जिस तरीके से ये सिस्टम रन होता है, जो पॉलिटिशियन और जो ब्यूरोक्रेट का जो कॉम्बो जो ये सिस्टम है, और जिस तरीके से जनता को डिलीवर किया जाता है, उससे मुझे नहीं लगती है कि इस देश में बहुत ज्यादा जो है व्यवस्था परिवर्तन और रियल में जनता का भला होगा। ऐसे में गुजरात में अगर टॉप लीडरशिप की बेहतरी से अगर कुछ चीजें रिस्क कर आई हैं तो मुझे समझ में आता है। बाकी गुजरात का वो कौन सा मॉडल है उसे पब्लिक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सब लोगों को इंटरेस्ट होगा कि आज इस देश में भ्रष्टाचार का दावानल जिस तरीके से बढ़ गया है, जिस तरीके से अव्यवस्था बढ़ गई है और रियल जो है जनता का राज नहीं है,
ब्यूरोक्रेट का राज है। एमपी और एमएलए जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या किसी भी राज्य के हों, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है और डिक्टेटरशिप जो है हर पार्टी का हाई कमान होता है। हमारे नरेंद्र मोदी भी उस तरह के डिक्टेटर है। ठीक है, एक डिसीजन लेने में वो डिक्टेटरशिप का जो गुण है, जो है मददगार भले होता हो, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने का जो एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश में, चाहे राज्य स्तर पर हो, लोकल स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, तो वो गुजरात का मॉडल वास्तव में लोगों के सामने पब्लिक होना चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिए। मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि एपीजे कलाम ने गुजरात के एग्रीकल्चर रिफॉर्म की एक बड़े साइंटिफिक रूप से उन्होंने तारीफ की थी, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या गुजरात में करप्शन सही में जीरो टॉलरेंस के तौर पे अपनाया गया है? तो अगर इसका आंकड़ा आता है तो मेरी बड़ी दिलचस्पी होगी। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि और जगहों से बिल्कुल अलग कोई गुजरात ने जो है अलग लीग पर हट करके एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नजारा पेश किया है। आंकड़े जरूर उनके बेहतर हैं और इन्वेस्टमेंट जरूर वहां पर आया है, ये मैं बात से सहमत हूं। नहीं, आंकड़े बेहतर अपने आप तो नहीं हो जाते, आंकड़े बेहतर होते हैं तो वो बेहतर दिखते हैं, पहली बात। दूसरा बात है जो गवर्नेंस का पूरा विषय है वो तो आज चंद मिनटों में बताया नहीं जा सकता, किंतु उसका जिस्ट मैं आपके सामने रख दूं। मोदी जी ने खुद भी कहा है और हर जगह यह छपा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जीत का यही राज है कि गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस सबसे कम रही है, किंतु सुचारू रूप से गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो, इसका ध्यान मोदी जी ने रखा है। मुझे याद है अमेरिका की पत्रिका में क्या लिखा गया था, उन्होंने लिखा गया था मिनिमम रेड टेपिज्म मैक्सिमम रेड कार्पेटिज्म। रेड कार्पेट बिछा के इन्वेस्टमेंट को बुलाया गया है और रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी को रोककर सबके जीवन में एक तरह से गुजर नहीं जाए, ये इसका प्रयास किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, मात्र 3 दिनों के अंदर नैनो के प्रोजेक्ट को सानंद लाया जाता है, मात्र 3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाता है, जो कि 3 साल में भी कई जगह संभव नहीं है। तो यह प्रदर्शित करता है कि गवर्नेंस कितना स्ट्रांग है और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस कितना कम है। जहां इंटरफियरेंस कम होता है वहां भ्रष्टाचार भी बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, जो गुजरात में हो रहा है। सुबोध जी, अभी आपने तर्क सुने पात्र जी के गुजरात को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो अभी रेड टेपिज्म की बात कही, लाल फीताशाही, मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूं। विकास जो है उसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा रहता है ब्यूरोक्रेसी का, रेड टेपिज्म। आप अगर आप ये नहीं कहेंगे वहां सिंगल विंडो सच सिंगल विंडो का कोई उस तरीके से प्रचार हुआ, पर वहां हर उद्योगपति को यह मालूम है कि वो पैसा लेके जाएगा, वो अपना प्रपोजल रखेगा तो कितनी जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। और रही बात यह है कि नीचे के स्तर विकास, तो मैं खुद गुजरात गया हूं, मैंने देखा है कि वहां जो सड़कें हैं, वहां जो नहरों का गांव में विकास हुआ है, वहां जो कोऑपरेटिव सिस्टम जो पहले से था उसको और मजबूत किया गया है। और ये तो सबको मालूम है कि जो औद्योगिक विकास होता है, लोग कह सकते हैं इसको कि साहब ये चंद लोगों के लिए है, पर उससे जो एंसेलरीज इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, उसमें लोकल आदमी को काफी जॉब मिलता है। तो गुजरात जो है, जब आप ये बात कर रहे हैं कि 9%, 8%, 10% विकास की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें फॉल्ट निकाल सकते हैं। गुजरात मॉडल जो है, आप ये कहते हैं गुजरात मॉडल क्या है, हम यही मान के चलें कि उसकी विकास की दर शेष देश से जो है काफी आगे है। तो अगर वो विकास दर उस पर कर रही है, अगर देश के अन्य राज्य उसको फॉलो करते हो, आपने ये भी देखा होगा बहुत से राज्य उसी गुजरात मॉडल को अपनाने के लिए अपने इधर जो है निवेश के ऊपर जो है तरह तरीके के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा है, अल्टीमेटली जो ये है कि इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक कहाँ रोजगार मिलेगा, मतलब ये सरकार के पास भी रेवेन्यू नहीं आएगी। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि जहां प्राइवेट सेक्टर आता है, और प्राइवेट सेक्टर की वर्किंग आप मेरे ख्याल से सब समझते हैं कि वहां आपको सैलरी ज्यादा मिल सकती है, पर अपनी संस्था के अंदर भ्रष्टाचार करें ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें यह है सस्पेंशन या 10 साल इंक्वायरी नहीं चलती है, तुरंत डिसमिसल होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर, इस मामले में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अपना योगदान है। वर्कर्स है उसको अपनी पे मिलती है, और ये है कि जो प्रोड्यूस करेगा उसका इनाम मिलता है। तो ये सब चीजें जो हैं, जो विकास का मॉडल जो मोदी जी ने पेश किया है, या मोदी जी क्या कहेंगे, ये काफी समय से चला आ रहा है, उसको उन्होंने एक रफ्तार प्रदान की है, और वो रफ्तार से अगर आम जनता उसका फायदा मुनाफा मिल रहा है। भाई मनमोहन सिंह जो कांग्रेस का मॉडल है वो भी मोदी का ही मॉडल है। मनमोहन सिंह भी उन सब चीजों को लागू करना चाहते हैं जो मोदी लागू कर रहे हैं। ये मनमोहन सिंह नहीं कह सकते कि हम
उनसे कोई भिन्न किसी तरीके का विकास तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आपने कहा कि गुजरात की रफ्तार को नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, वही एक तरह से मोदी मॉडल है, दूसरे भी उसे अपना रहे हैं। तो मनोहर जी, जो गुजरात मॉडल पर जो राय आई, मिश्रा जी की राय थी, पात्र जी की राय थी, देखिए अलग अलग समयों पर अलग अलग राज्य चर्चा के केंद्र में आते हैं। आप याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीईओ हुआ करते थे और उन्होंने जो है बिल्कुल जो है एक तरह से टर्न अराउंड किया आंध्रा का और खास करके हैदराबाद का। लोग उसे साइबराबाद नाम देने लगे थे। जो आज मोदी जिस तरीके से मीडिया में विकास और कॉरपोरेट मॉडल को लेकर के चर्चित हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे। और दूसरी बात, मैं उड़ीसा का नाम लेना चाहूंगा, जो कि बड़ा कम एक तरह से पब्लिसिटी मीडिया में उसे दिया जाता है। नवीन पटनायक ने वहां पर शानदार गवर्नेंस किया है और वो तीसरी बार ऑलरेडी वहां पर आ चुके हैं, 2 बार पहले चुनाव जीत चुके हैं। और उनका भी जो है, उड़ीसा एक बहुत ही गरीब और भूखमरी से ग्रसित राज्य था और हर तरीके से विकास के मानकों पर नीचा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में वो देश का दूसरा और तीसरे नंबर पर वो राज्य कई साल तक रहा है। जी, इसी तो तरीके से पात्र जी जो अभी बात सामने आई, मनोहर जी ने जो कहा कि दूसरे राज्य भी अलग तरह से चर्चा में हैं और तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उस मॉडल की बात हो रही है। तो ये जो गुजरात मॉडल की बात हो रही है, तो सिर्फ इसलिए कि उसका प्रचार प्रसार ज्यादा है? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि यह मॉडल केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में हो और पूरे भारत का एक एक राज्य आगे बढ़े, भारत हमारा आगे बढ़े। ये कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, कोई कंपटीशन का विषय नहीं है, किंतु गुजरात में विकास हो रहा है। गुजरात का मॉडल एक बेहतरीन मॉडल है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा था, केवल एडवर्टाइजमेंट से कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट उसी का काम करता है जिसका प्रोडक्ट या जिसका मॉडल अच्छा है। गुजरात में आज जनता विश्वास कर रही है। आज मोदी जी जीत के कगार पर खड़े हैं तो इसलिए क्योंकि उन्होंने वाकई बेहतर काम किया है और विकास दर्ज करवाया है, वरना केवल मीठी और खोखली बातों से जनता नहीं बहलने वाली थी। संक्षेप में बताइए मनोहर जी, कहा कि मीठी और खोखली बातों से जनता बहलने वाली नहीं थी, तो जनता को बहलाने के लिए क्या किया गया? नहीं, बात सही है। देखिए, जो नरेंद्र मोदी का जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज ए पॉलिटिशियन, वो है उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन। फिर बाद में उनका विकास का जो है, उनकी पर्सनालिटी आती है। वो मूल रूप से उनका जो व्यक्तित्व है, वो विजनरी, कोई विकास का और गवर्नेंस के विजनरी नहीं है। वो मूल रूप से उनका व्यक्तित्व एक संगठक का है, जो उन्होंने एक तरह से अकेला जीवन करके और संघ के छत्र छाया में रह करके अपने को परिमार्जित और एक तरह से पल्लवित किया। और जब गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और पूरे कॉम्युनलाइज करके वहां की सत्ता की बागडोर को हिंदू वोट के पोलराइजेशन के जरिए अपने को जो है वहां पर कॉन्क्रिटाइज किया, फिर उसके बाद उनके पास गवर्नेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था, क्योंकि उन्हें कोई व्यक्तिगत लालच नहीं था धन बनाने का। और जो उन्हें लोग कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, तो मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या करप्शन है, उस करप्शन फ्री गवर्नेंस का कोई रोल मॉडल अगर उनके पास है तो उन्होंने उसका देश में प्रचार क्यों नहीं किया? ब्यूरोक्रेसी का अल्टरनेट क्या दिया? कमेंट जानना चाहेंगे कि जो बहुत जल्दी गुजरात के नतीजे इस पर आ रहे हैं, तो गुजरात मॉडल का ही उस पर माना जाए कि गुजरात मॉडल पॉपुलर हुआ है, उसी की वजह से गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा मेरा एक पॉइंट और है कि नरेंद्र मोदी जो है, अगर वैसा कोई और मुख्यमंत्री होता तो ये होता कि वो चुनाव हो गया, उसमें शायद हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी कारण वो हार जाते या जीत जाते, वो नहीं होता। यहां पिछले कई वर्षों से, मतलब ये एक दशक हो गया है, मोदी की जिसे बैटिंग जिसे कहते हैं, मोदी पर प्रहार चल के अल्टीमेटली धीरे धीरे वो मोदी वर्सेस रेस्ट हो गया है। उसमें मीडिया भी है, उसमें दुनिया भर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं। स्थिति ये होती कि मोदी एक फोकल पॉइंट बन गए हैं। अब मोदी फोकल पॉइंट बन गए, उनने गुजरात की अस्मिता की बात, एक बार याद होगा आपको, जो एनटीआर थे, चंद्रबाबू जिनकी आप बात कर रहे थे उनके, वो उनने आंध्र की अस्मिता। अब मैंने आपसे अभी शुरू में बोला था कि गुजरात की जनता को ये महसूस हो रहा है कि पहली बार हमारे राज्य से एक ऐसा नेता निकल रहा है जो राष्ट्र में राज्य को एक पहचान दे सकता है। उसका कारण जो है, हो सकता है उनके खिलाफ नेगेटिव प्रचार रहा हो, जिसके कारण वो चर्चा में आ गए। वो इतना बड़ा, मतलब यह है कि आकर्षण का केंद्र, या जिसे कहें कि जिस तरीके से वो, तो मोदी अब ये नहीं है कि एक मुख्यमंत्री उसने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, ये तो सबको मालूम है, किया सब कुछ है, विकास है, पर आम जनता में, गुजरात के बाहर भी जनता में धारणा हो रही है कि एक नेता है जो डिलीवर कर सकता है। अब देश में आके वो डिलीवर, पहले तो देश में आएंगे नहीं आएंगे आगे समय बताएगा,
वो डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि देश और प्रदेश बहुत बड़ा, धरातल बहुत बड़ा हो जाता है, कैनवस देश का बहुत बड़ा हो जाता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो विरोध कर रहे हैं वो कोई ऐसा मॉडल नहीं दे पाए हैं। जैसे भी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मोदी का विरोध हो रहा है केंद्र से। ये मान के चलिए कि लोकल लेवल पे तो कांग्रेस ने कोई लीडर अपना प्रोजेक्ट नहीं किया। सोनिया, राहुल या मनमोहन जो है वही वर्सेस मोदी चल रहा है जी। मतलब सेंट्रल लीडरशिप देश, मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक तरह से कांग्रेस की तरफ से भी बेहतर नजर आते हैं, एक तरह से कांग्रेस की तरफ से भी मोदी का कद बढ़ाने का काम ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, आपका भी हमारे साथ भी बने रहे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रेप की राजधानी के बारे में। गुजरात पर चर्चा आप सब लोगों ने की, इसके लिए शुक्रिया। अगले ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रेप की राजधानी पर। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। कार्रवाई। एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लाइन में, और अब हम बात करेंगे रेप की राजधानी पर। दिल्ली एक बार फिर शमशार हुई है। एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। एक बार फिर सदा आपके साथ रहने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस जुर्म को नहीं रोक पाई। एक बार फिर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ठोस कार्रवाई की बात कर रही हैं। दिल्ली में एक बार फिर मेडिकल की छात्रा से गैंग रेप हुआ है। छात्रा के साथ रेप उसके बॉयफ्रेंड के सामने चलती बस में किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया गया है। इसका अलावा जो उचित कार्रवाई वो करनी पड़ेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई, न केवल इस व्हाइट लाइन बस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे कुछ कांड न हो, इस तरह के हादसे न हो पाए, इस पे भी हम देखेंगे। उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। उसके साथ में उसके बॉयफ्रेंड को मारा गया, उसको आगे घसीट के लेके गए और बाद में जो है उसके साथ 4 आदमी थे जिन्होंने बुरी तरह से उसको रेप किया और भी तरीके से इंजर्ड किया, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। कानून की सहायता लेके हम लोग इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, बल्कि हम कहेंगे फांसी दी जाए। ये ऐसा वाकया है जो हम सबको शर्मसार करता है और इतनी बुरी तरह से उसके साथ मार पिटाई हुई है और रेप हुआ है, और अभी मुझे पता नहीं है पुलिस ने क्या इस पर एक्शन लिया है, लेकिन इस तरह के वाकये होते रहे हैं। तो क्या क्या मुख्यमंत्री से माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं देखना चाहती है इसको, तो जिम्मेदारी अपनी छोड़ देना चाहती हैं? क्या लड़कियां ये कहें कि हम निकलेंगे नहीं बाहर? मतलब किस तरह का ये मैसेज है कि कितना खतरनाक है, इतना अनसेफ है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे हैं। ये जो MLA है हमारे दिल्ली के, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं घूमते हैं? जो बात कही गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो एक प्रकार से जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जब ये कहती है कि
घटना के 12 घंटे बाद उनको जानकारी नहीं है और कहा जाता है कि बस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जबकि बस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतने गैर जिम्मेदाराना रवैया। और सवाल ये है कि सोनिया गांधी जवाब दे, भारत के गृह मंत्री जवाब दे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब दे। ये शटल कॉक नहीं हो सकती है बात कि एक दूसरे पे डालकर को चलता किया जाए। दिल्ली में पहले भी रेप लगातार होते रहे हैं। 13 दिसंबर को एक डॉक्टर की घरेलू नौकरानी के साथ रेप हुआ। उससे पहले 9 दिसंबर को मंगोलपुरी में छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया। 9 दिसंबर को आरोपी ने एमएमएस बनाने की धमकी भी दी। 7 दिसंबर को तिमारपुर इलाके में एक रेप हुआ। और इसी तरह से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में पिछले एक साल यानी 2012 में करीब रेप की बहुत इस तरह के रेप की जो सामने घटनाएं आई हैं, एक लंबी उसकी फहरिस्त है। और अगर क्राइम ब्यूरो की हम बात करें तो देश में जितने रेप होते हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद दिल्ली में होती है। तो इसलिए दिल्ली को अब रेप की राजधानी कहा जाने लगा है। अभी आपने देखा कि रेप के बाद किस तरह से ये जो सियासत गरमाई है, मुख्यमंत्री का बार बार ये कहना कि कार्रवाई की जाएगी और बीजेपी का बस आइडेंटिफाई होने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह की लीपापोती इसका कहेंगे। पात्रा जी क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस बहन के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और ये वाकई बहुत ही शर्म का विषय है कि दिल्ली पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण शहर है, भारत की राजधानी है और वहां इस प्रकार महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और यहाँ एक इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की भी अध्यक्षा महिला है। उसके बावजूद अगर दिल्ली में इस प्रकार का घटना आए दिन, आप देखिए दिसंबर में ही 5 घटना हो गई है, तो ये बहुत ही गलत बात है। बहुत गलत सूचना पूरे विश्व में इससे दिल्ली के प्रति जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जब शीला दीक्षित से पूछा जाता है कि ये क्या हो गया है तो वो कहती है मुझे तो अभी तक पता नहीं है। पिछले बार उन्होंने कहा था कि महिलाओं को रात को घर से निकलना नहीं चाहिए, इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम शर्मसार हैं कि हमारी मुख्यमंत्री अपने आप को महिला होते हुए भी महिलाओं की प्रोटेक्टर के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। दिल्ली में जिस तरह की रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि रेपिस्ट प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरह से, कभी कार में, कभी किडनैप करने के बाद और अब ये बस के अंदर। तो क्या माहौल बन गया दिल्ली में? ये देखिए, इन सब जो दिल्ली में जो होलिगन एलिमेंट है, दिल्ली में जो क्राइम के जो फैक्टर हैं, दिल्ली में जो जितने वारदात होते हैं, बल्कि दिल्ली के जो इर्द गिर्द जो एनसीआर रीजन है, इवन के हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस बारे में मेरा बड़ा ही रेडिकल थॉट है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बिल्कुल बाल ठाकरे और राज ठाकरे की तर्ज पे कहती हैं कि दिल्ली के जो प्रवासी लोग हैं वो प्रवासी लोग दिल्ली की तमाम बदहालियों के लिए जिम्मेवार हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में जितनी कानून और व्यवस्था और जितनी ये अपराध की जो घटनाएं घटती हैं वो यहाँ का लोकल सोशल एलिमेंट उसके लिए जिम्मेवार है। आप पुलिस की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के सर्वेलियंस की बात करते हैं, कहां कहां वो देखेगा? आप मूल चरित्र तो नहीं बदल सकते। जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो बिल्कुल जो है वो मध्ययुगीन दौर में रह रहे हैं, आज 21वीं शताब्दी में दुनिया जा रही है, और वो जो गरीब मजदूर, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर हो, और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बाहर आकर के जो यहाँ की दिल्ली के डेवलपमेंट, दिल्ली की प्रगति और दिल्ली की खुशहाली और राजधानी के शोभा में एक तरह से वो चार चांद देते हैं और वो अपना भी जीवन बेहतर करते हैं, उन पर ये लोग आरोप लगाते हैं। और जबकि दिल्ली का ये जो लोकल फैक्टर जो है, जो ये लोकल यहाँ का सोशल जो एलिमेंट है, जो यहाँ के 250-300 गांव में रहता है, जिसकी की सारी दिनचर्या, जिसकी बोली चाली, हैबिट और तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल एंटी सोशल है और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करती हैं, उसको लेकर के कोई बयान क्यों नहीं देता है? मनोहर जी, मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, इतने बड़े विषय को ना इस प्रकार से जातीयता या गांव के आधार पर बांट देना ये ठीक नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में जिस तरीके से खाप की तमाम घटनाएं हुई, तमाम वहां पर बलात्कार और तमाम तरीके की घटनाएं हुई, हरियाणा के लोगों ने यह बयान दिया कि हरियाणा में प्रगति भले बहुत हो गया हो, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के मामले में यह बहुत ही जो है राज्य पिछड़ा हुआ है। तो इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। और जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट वही पुलिस में भी है। पुलिस की भी आप भाषा और बोली देखिए, आप साउथ इंडिया में जाइए,
वहां के पुलिस का जो बिहेवियर देखिए, लोगों का जो बिहेवियर देखिए, लोगों का जो इंटरेक्शन का जो तौर तरीका देखिए, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आता है। यहाँ की पुलिस सामंतवादी युग की लगती है, वो फ्यूडल मेंटलिटी की लगती है, गाली गलौज से बात करती है और किसी भी तरीके से वो पब्लिक की सर्वेंट नहीं लगती है। मनोज जी, उत्तर दक्षिण के कल्चर के बारे में हम किसी और मौके पे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो चल रहा है। सुबोध जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध जी, ये जो अभी आप मनोहर जी की बात सुन रहे थे और पात्रा जी की भी बात सुन रहे थे, दिल्ली में रेप होता है, सरकार कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे और आगे भी ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी कहती है कि यह शर्मनाक बात है लेकिन उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर एक रेप हो जाता है। तो कमी कहाँ है? क्या कानून का खौफ एकदम खत्म हो गया है? देखिए, एक तो बड़ी एक आपको बेसिक बात बताना चाहूंगा जो कि अपने आप में आप सब लोगों ने देखी होगी। जो दिल्ली में पुलिस, अगर देखा जाए राज्यों की तुलना में, राज्यों में जितनी उनके नगरों में होती है, उनकी राजधानियों में होती है, उसकी तुलना में दिल्ली में पुलिस की संख्या काफी अच्छी, काफी बेहतर है। पुलिस ये है, यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में पुलिस का इस्तेमाल जो है सिक्योरिटी के लिए होता है, नेताओं की सिक्योरिटी, इन सब सिक्योरिटी में लगी रहती है पुलिस। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज, जो थोड़ी बहुत पुलिस रह जाती है वो थाने की कमाई का धंधे में लग जाती है। अगर आपने देखा होगा, हर चौराहे पे मैं जब भी निकलता हूं तो देखता हूं चौराहे पे एक नाका लगा रहता है, हर गली मोहल्ले में एक नाका लगा रहता है। उनका सिर्फ एक काम रहता है, जो मोटरसाइकिल वाला, विशेष रूप से कार वाला अपना निकल जाता है, कार वालों को वो पूछते भी नहीं है, मोटरसाइकिल वाला निकल रहा है, उसके कागज देखो, कुछ ना कुछ उससे जो है यानी वसूली ऐसा लगने लगा है। कई बार मेरे को देख के लगता है कि मैं बल्कि हंसता भी हूं, देखता हूं कि देखो अभी यहां से निकले, आपकी गाड़ी निकल गई और पता चले एक दूसरा मोटरसाइकिल वाला उसको रोक लिया। चारों तरफ नाके लगे हुए, उनका ध्यान सिर्फ ये हो गया है, वो जो एक कहावत है कि साहब थाने बिकते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि पुलिस जो पेट्रोलिंग है, आप देखेंगे कि जो पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है रोड पे, लोग जगह जगह गाड़ी खड़ी करके जो है उसमें शराब पीते हैं। कोई उस पर ऐसी सख्ती नजर नहीं आई है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा। आपका कहने का मतलब है कि कानून का खौफ अब नहीं रहा लोगों के अंदर? नहीं, कानून का खौफ नहीं रहा। दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है वो वही ढर्रे वाली है कि वही थाना है, वही थाने वाले को जो है थाना बिकता है, थाने में पैसा चाहिए, वसूली जो है उनका जो मेन वो हो जाता है। और पर यहाँ ये भी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं उसके अंदर, ऐसे ऑफिसर है, मुस्तैद हैं, जैसे मैं ये मानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी आबादी, एक्चुअली दिल्ली की एक प्रॉब्लम और भी है कि फ्लोटिंग आबादी बहुत है। खाली दिल्ली को दिल्ली ना मान के चलिए, गाजियाबाद भी दिल्ली है, नोएडा भी दिल्ली है और हरियाणा भी दिल्ली है। पात्रा जी, जो अभी से बाहर रहता है, बात कही है कि थाना बिकता है और पुलिस का ध्यान कहीं और होता है, वसूली, एक तरह से वसूली एजेंट पुलिस वाले बन गए हैं। बहुत बड़ा कारण। अगर आपकी सरकार होती या आपकी सरकार दिल्ली में होगी तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अब देखिए, जब हमारी सरकार थी तो इस प्रकार की घटना बहुत कम हो रहे थे और कानून की व्यवस्था दिल्ली में बहुत ही बढ़िया था। और आगे भी हमारी सरकार यथाशीघ्र आने वाली है, 2013 में ही हम आने वाले हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि इस प्रकार की घटनाओं से बिल्कुल दिल्ली मुक्त होगी और हम इस पर रोक लगाएंगे। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मिश्रा जी ने उठाया। कैसे लगाएंगे रोक? भ्रष्टाचार अगर दिल्ली पुलिस से मिट जाए और अगर एक पॉलिटिकल विल हो तो क्या नहीं किया जा सकता है। अभी हम गुजरात के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंडर में आती नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। देखिए, फिर तो केंद्र में भी भारतीय सरकार ही है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस नहीं आती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शीला दीक्षित जी इस विषय में कुछ नहीं कर सकती हैं, वो गृह मंत्री से मिल सकती हैं, वो पुख्ता कदम उठा सकती हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा कहना कि दिल्ली सरकार इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आप देखिए, केवल एक संस्था का काम नहीं, केवल कानून का ही काम नहीं है, महिला आयोग का भी इसमें काम आता है। किस प्रकार से अवेयरनेस बढ़ाया जाए लोगों में ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। और बिल्कुल मेरे से पहले पत्रकार बंधु ने कहा, बहुत सही कहा, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है। अगर सड़क एक छोटा सा बच्चा क्रॉस न कर पाए तो आप ट्रैफिक वाले अंकल से कहना तो वो हाथ पकड़ के आपको क्रॉस करा देंगे। अंधा क्रॉस न कर पाए तो अंधे को ट्रैफिक क्रॉस कराना, ये एक ट्रैफिक वाले पुलिस का काम था। किंतु आज हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस या पुलिस क्या कर रही होती है, बस किसके हेलमेट नहीं पहने हैं, किसने चालान करना है, किससे कैसे पैसे वसूल करने हैं। जो सोशल पुलिसिंग होती है, जो सामाजिक पुलिसिंग होती है, वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो ठप हो चुका है। जब तक पुलिस के और पॉलिटिशियंस के दिल में एक मां, बाप, भाई या बहन का हृदय नहीं होगा, तब तक वो इन पीड़ाओं को समझ नहीं सकेगी और तब तक ऐसा ही रेप होता रहेगा। केवल हमारी बहनों के साथ ही नहीं, कुछ दिन पहले सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में जो 5 मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए, वह भी एक तरह से हत्या और रेप ही था। वह भी बहुत ही निंदनीय घटना था और यह पॉलिटिकल विल की कमी के कारण था।
चलिए पात्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी तो किसी भी समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते, खासकर कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर तो कतई ऐसा नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ 1 घंटे तक बने रहे और लगातार मुद्दों पर चर्चा की। और मनोहर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का,